So in the previous class we have discussed the concept of direction cosines and direction ratios of a straight line, relation existing in the direction cosines of that line, क्या होता है direction ratios, how to locate a point in the space, basics हमने discuss किया था. Today we will be discussing about the angle between the lines first. But before discussing the angle between the two lines, we'll have to discuss about the projection of a line on another line. एक बड़ा important concept हम discuss करेंगे और वो concept होगा एक line का projection दूसरी line के ऊपर, projection of one line on another line, projection of a line on another line. अब यहाँ पे जरूरी होता है कि जिस line को, जैसे जैसे हमने कहा प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन अनदर लाइन, एक लाइन का प्रोजेक्शन दूसरी लाइन के ऊपर. लेट्स सी प्रोजेक्शन, मैं डिटेल लिख देता हूं यहां पर, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग P point x1 y1 z1 and x2 y2 z2. Q point is x2 y2 z2. So projection of line joining these 2 points on line, direction cosines of that line on line DCs is L M N. Projection of a line joining these 2 points, P point x1 y1 z1 and Q point is x2 y2 z2 on a straight line. एक लाइन का प्रोजेक्शन दूसरी लाइन के ऊपर, जो स्ट्रेट लाइन है, द स्ट्रेट लाइन इज जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स. एक्चुअल में सेगमेंट हो गया, पी क्यू सेगमेंट हो गया. तो पी पॉइंट इज x1 y1 z1, क्यू पॉइंट इज x2 y2 z2 ऑन अनदर लाइन whose डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन एज LMN. किसी दूसरी लाइन के ऊपर डायरेक्शन, ये कोई भी स्ट्रेट लाइन रहेगी, इस लाइन के ऊपर आपको, और इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस आपको गिवन है LMN, और इस लाइन का PQ का जो है वो आपको फाइंड आउट करना है प्रोजेक्शन ऑन दिस लाइन, दूसरी लाइन के ऊपर. दिस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस नोन है, आपको आइडिया है उसका. आपने क्या किया यहाँ पर, PQ, ये जो सेगमेंट है, जो P पॉइंट और Q पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, यहां से क्या किया आपने, कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल प्लेन्स आपने ड्रॉ किए P पॉइंट से एज वेल एज Q पॉइंट से. P पॉइंट और Q पॉइंट से कोऑर्डिनेट प्लेन्स, मैं यहां पर ऐसे ड्रॉ कर लूं इसको ताकि और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे आप. ये X, दैट्स द स्ट्रेट लाइन PQ. सेगमेंट इन फैक्ट P पॉइंट इज x1 y1 z1, Q पॉइंट इज x2 y2 z2, और PQ का प्रोजेक्शन निकालना है ऑन सम अनदर लाइन हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस एज LMN. आपने क्या किया यहां पर, P पॉइंट से कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल प्लेन्स ड्रॉ किए एज वेल एज Q पॉइंट से कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल प्लेन्स ड्रॉ किए. कोऑर्डिनेट प्लेन्स मतलब कौन से प्लेन्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन. P पॉइंट से कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल प्लेन्स ड्रॉ किए एज वेल एज Q पॉइंट से कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल प्लेन्स ड्रॉ किए, और इनको मिलके एक ये यहां पर बना है, ये जो बना है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड बना लिया हमने. ठीक है, हम चाहते हैं PQ का प्रोजेक्शन
on some another line having direction cosines as L M N, this line के direction cosines आपको given है. P point is x1 y1 z1, ये P point है x1 y1 z1 लिखा है मैंने यहाँ पर, और Q point is x2 y2 z2. Q point is x2 y2 z2. The approach is, और ये क्यों रिक्वायर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंसेप्ट वाइज आपको हमेशा ध्यान रखना होगा ये, क्योंकि इट इज रिक्वायर्ड फॉर द एंगल बिटवीन द टू लाइंस एज वेल एज फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. आप जब आगे पढ़ेंगे तो वो सब कुछ इसी के ऊपर बेस्ड है. आपने क्या किया, मैंने जैसे आपको बताया, P पॉइंट और Q पॉइंट से कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल प्लेन ड्रॉ करके एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लिया. कैसे देखिएगा, लेट्स से A B C D, ठीक है, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड बना लिया आपने कोऑर्डिनेट प्लेन्स के ऊपर. डायरेक्टली हम प्रोजेक्शन नहीं ले सकते PQ का सेकेंड लाइन के ऊपर. हमने क्या किया, इसको सेगमेंट वाइज ब्रेक किया. कैसे सेगमेंट वाइज ब्रेक किया, ध्यान से देखिएगा. अच्छा, इफ आई आस्क यू PA, एनीबडी कैन सजेस्ट मी व्हाट इज गोइंग टू बी PA, व्हाट इज गोइंग टू बी AB एंड व्हाट इज गोइंग टू बी BQ? कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल प्लेन, मतलब ये जो OA है दैट इज नथिंग बट पैरेलल टू x एक्सिस, वो x एक्सिस के पैरेलल है. ये सीधे सीधे से क्लियर कर दूं मैं आपको, है ना. कोऑर्डिनेट एक्सिस के कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल प्लेन ड्रॉ किए, मतलब जो PA है दैट PA इज क्लियरली पैरेलल टू x एक्सिस. ये जो AB है दैट AB इज क्लियरली पैरेलल टू y एक्सिस, एंड दिस BQ इज नथिंग बट पैरेलल टू सम z एक्सिस. ठीक है ना. या आपने स्पेस में एक पॉइंट लोकेट किया x1 y1 z1, ये स्पेस में एक पॉइंट लोकेट किया आपने x2 y2 z2, और उसको लेते हुए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड कंस्ट्रक्ट किया. एक्चुअल में क्या होगा, दैट PA इज नथिंग बट PA इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1. ये x एक्सिस के पैरेलल है, y कोऑर्डिनेट तो क्लियर कट 0 होगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना. तो ये x एक्सिस के पैरेलल, इनफैक्ट इसको ये कहना चाहिए, हाँ ठीक है, x1 y1 z1, और दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी, उसके अकॉर्डिंग PA will be equals to x2 minus x1. If I write AB, AB will be equals to y2 minus y1, और BQ that will be z2 minus z1. ये हो गया PA AB BQ. डायरेक्टली PQ का प्रोजेक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो हमने जो PA है PA का प्रोजेक्शन लेंगे. अब देखिएगा कैसे. This straight line is making, this straight line is having direction cosines as LMN. क्या मतलब हुआ इसका, इस straight line के direction cosines है LMN, cos अल्फा cos बीटा cos गामा. मतलब ये straight line x एक्सिस से एंगल बना रही, कितना एंगल बना रही, अल्फा. ये straight line y एक्सिस से एंगल बना रही है बीटा. ये straight line z एक्सिस से एंगल बना रही है गामा, है ना. इस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन रिक्वायर्ड है, तो मैं एक PQ का प्रोजेक्शन लेना है, डायरेक्टली नहीं ले पा रहे, तो इसको तीन सेगमेंट में ब्रेक किया. x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के पैरेलल जो सेगमेंट्स लिए उसके अकॉर्डिंग ब्रेक किया, और PA का प्रोजेक्शन लेते हैं हम. PQ का प्रोजेक्शन लेना था, PA का प्रोजेक्शन लेते हैं ऑन दिस स्ट्रेट लाइन. तो PA इज क्लियरली पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल है. इस स्ट्रेट लाइन का एंगल है x एक्सिस के साथ में अल्फा. तो प्रोजेक्शन ऑफ दिस सेगमेंट, विच सेगमेंट, प्रोजेक्शन ऑफ सेगमेंट PA, प्रोजेक्शन ऑफ PA on line that will be equals to x2 minus x1 cos अल्फा. ये लाइन अल्फा एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ में, ये x एक्सिस के पैरेलल ही है, तो x2 minus x1 cos अल्फा. लाइकवाइज प्रोजेक्शन ऑफ AB on that line that will be equals to, क्या होगा वो, AB का प्रोजेक्शन y2 minus y1 cos बीटा, और प्रोजेक्शन ऑफ BQ on that line z2 minus z1 cos गामा. बोले सर निकालना प्रोजेक्शन PQ का था, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉर एंगल बिटवीन द टू लाइंस एज वेल एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. प्रोजेक्शन का कंसेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट होता है, आगे आप वेक्टर्स में भी पढ़ेंगे. आप क्या करेंगे, आपने इन तीनों सेगमेंट्स का अपने प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर लिया, एंड देन प्रोजेक्शन ऑफ PA on that line x2 minus x1 cos alpha, प्रोजेक्शन ऑफ AB on that line, which line, this line जिसके ऊपर प्रोजेक्शन रिक्वायर्ड है, जिसके डायरेक्शन कोसाइंस
डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है y2 minus y1 cos beta and then projection of bq on that line z2 minus z1 cos gamma। और हम क्या करेंगे, ये तीनों का प्रोजेक्शन, तीनों सेगमेंट्स का प्रोजेक्शन ऐड कर देंगे। इनफैक्ट दैट इज गिवन बाय x2 minus x1 cos alpha plus y2 minus y1 cos beta plus z2 minus z1 cos gamma। That is going to be the projection। ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होगा। केप्ट विद मॉड साइन, द रीजन इज कि मॉड साइन भाई प्रोजेक्शन एक मैग्नीट्यूड वाइज एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो x2 minus x1 cos alpha plus y2 minus y1 cos beta plus z2 minus z1 cos gamma। तरीका समझ लें एक बार आप, फिर मैं इसको एक्सप्लेन डबल से कर रहा हूँ इसको। देखो अब फिर से समझ, ये इंपॉर्टेंट है। PQ एक सेगमेंट है फिलहाल यहाँ पर, PQ एक सेगमेंट है, P पॉइंट x1 y1 z1, Q पॉइंट इज x2 y2 z2, और उस सेगमेंट का आपको प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है किसी दूसरी लाइन के ऊपर जिस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस आपको गिवन है LMN। डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा आर द एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन विद x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस रेस्पेक्टिवली एंड कोसाइंस ऑफ दैट। तो हमें PQ का, तो हमने PQ को लेते हुए एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड कंस्ट्रक्ट कर लिया, या P पॉइंट से कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल प्लेन ड्रॉ किए, Q पॉइंट से कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल प्लेन ड्रॉ किए, और एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड डब्बा बना लिया, मतलब रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ पर, ठीक है। और PQ का प्रोजेक्शन रिक्वायर्ड था, तो इसको तीन सेगमेंट्स में ब्रेक किया है, PA, AB और BQ। एक सीधी सी बात है, PA इज क्लियरली x एक्सिस के पैरेलल है, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड बना है, PA x एक्सिस के पैरेलल है, तो x1 y1 z1 अगर P का पॉइंट है तो A का पॉइंट क्या होगा, x2, बट y और z कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, दैट विल बी x2, y1 z1, ठीक है ना। तो इसलिए जब PA की लेंथ अगर पूछी जाएगी तो PA इज गोइंग टू बी x2 माइनस x1, y z थोड़ी ना चेंज होने वाला है, तो ये हो जाएगा PA विल बी x2 माइनस x1। सिमिलरली AB विल बी y2 माइनस y1 और BQ विल बी इक्वल टू z2 माइनस z1। और हमने क्या किया, PQ का प्रोजेक्शन निकालना था, वो हमने तीनों ये ब्रोकन सेगमेंट्स का हमने प्रोजेक्शन निकाला, PA, AB, BQ। तो PA x एक्सिस के पैरेलल है, तो प्रोजेक्शन ऑफ PA ऑन दैट स्ट्रेट लाइन x2 माइनस x1 cos अल्फा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन अल्फा एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ में, और ये PA x एक्सिस के पैरेलल है, तो लाइन का एंगल इस PA के साथ में भी अल्फा ही होगा, दैट्स व्हाई x2 माइनस x1 cos अल्फा। सिमिलरली AB y एक्सिस के पैरेलल है, y2 माइनस y1 cos बीटा, एंड BQ z2 माइनस z1 cos गामा, और इन तीनों को ऐड कर दिया गया, तो विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन। वो रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन मिलेगा, केप्ट विद मॉड साइन, प्रोजेक्शन एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। एक और बात है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डेरिवेशन डिस्कस कर दिया है, आपको रिजल्ट ध्यान होना चाहिए, या आपको रिजल्ट बहुत ठीक ढंग से पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है। इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन अनदर लाइन, आई टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग दीस टू पॉइंट्स P पॉइंट एंड Q पॉइंट ऑन अनदर लाइन जॉइनिंग दीस टू पॉइंट्स। इनफैक्ट 4 पॉइंट्स गिवन है स्पेस में, और आपसे कहा गया है लाइन जॉइनिंग दीस टू पॉइंट्स, और इसका प्रोजेक्शन फाइंड आउट करो आप on the second straight line joining these 2 points। फॉर्मूला आपको आइडिया है, x2 minus x1 cos alpha plus y2 minus y1 cos beta plus z2 minus z gamma। यहां पर ये बात तय है कि जिस लाइन पर प्रोजेक्शन लेना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस लाइन पर प्रोजेक्शन लेना होता है उस लाइन के डायरेक्शन को साइंस पता होना चाहिए, ठीक है ना। जिस लाइन पर आपको प्रोजेक्शन लेना है, यू हैव टू टेक प्रोजेक्शन ऑन द स्ट्रेट लाइन, तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस रिक्वायर्ड है, तो पहले आपको डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करना होगा। लेट्स से ये समझाने के लिए अगर मैं कहूं ये A है और ये B है, यू आर टेकिंग मॉडुलस साइन ना, प्रोजेक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू, तो दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली बात तो हम करते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB के डायरेक्शन रेशियो बताना जरा भाई, 4 माइनस 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो 4 माइनस 1 3, 3 माइनस ऑफ माइनस 2 5, 9 प्लस 3 12, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, AB के डायरेक्शन रेशियो 3 5 12।
बट डायरेक्शन रेशियो इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट, मुझे रिक्वायर्ड है डायरेक्शन कोसाइंस। तो जब डीसी की बात की जाएगी, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन, दैट वुड बी, in fact that would be plus minus 3 upon root over 3 square plus 5 square plus 12 square, 144 plus 25 plus 9 कितना हो रहा है ये 178, इतना ही ना, ओके, प्लस माइनस 5 अपॉन रूट ओवर 178 प्लस माइनस 12 अपॉन रूट ओवर 178 DC of that line। तो प्रोजेक्शन की जब बात की जाएगी तो दैट प्रोजेक्शन इज गोइंग टू बी, यस बोले सर प्लस साइन लेना है माइनस, कोई भी एक ले लीजिएगा, या तो सारे प्लस ले लीजिएगा या माइनस साइन ले लीजिएगा। आप जानते हैं कि इफ यू आर राइटिंग इट फॉर पी क्यू, इफ ऑल प्लस देन फॉर क्यू पी दैट विल बी ऑल माइनस, यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, मॉडुलस साइन इज देयर। तो ठीक है, यस x2 माइनस x1 प्लीज 3 माइनस 2 राइट, 3 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन रूट ओवर 178, बढ़िया, प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन रूट ओवर 178 प्लस z2 माइनस z1 7 माइनस 4 12 अपॉन रूट ओवर 178, कितना बन रहा है यार ये, इट इज बिकमिंग 3 प्लस 10 13 and 36 49 divided by root over 178, that is the projection। ये होगा projection of line joining PQ on the another line। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, आई थिंक सबको क्लियर होना चाहिए। बट द ओनली पॉइंट इज जिस लाइन पर प्रोजेक्शन लेना होता है उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस मस्ट है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इट मस्ट बी डायरेक्शन कोसाइंस। तो आपने डी आर फाइंड आउट किए और डी आर फाइंड आउट करने के बाद डी सी फाइंड आउट किए एंड देन यू अप्लाइड द फॉर्मूला। ठीक वैसे अगर कहा जाता है कि यार ए बी का प्रोजेक्शन पी क्यू के ऊपर लेना होता, क्यों सुन लीजिएगा, इफ यू टू टेक प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन पी क्यू, ए बी का प्रोजेक्शन अगर पी क्यू के ऊपर लिखना होगा तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करोगे, देन यू हैव टू फाइंड आउट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू एंड देन अगेन यू आर गोइंग टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला, दैट इज द अप्रोच। Now we'll be discussing about the angle between the two lines. As we have discussed the concept of projection of one line on another line, now the concept of angle between the two lines. देखिएगा, angle between the two lines, let's say two non-coplanar lines are there in the space, मुझे उनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। कोप्लेनर लाइंस का कंसेप्ट यस विल बी डिस्कसिंग द कोप्लेनर लाइंस। कोप्लेनर लाइंस का मतलब होता है टू लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस एज वेल एज टू लाइंस पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस एज वेल एज इंटरसेक्टिंग लाइंस दोनों कोप्लेनर लाइंस कहलाती हैं। विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ प्लेन्स एंड स्ट्रेट लाइंस, बट फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं एंगल बिटवीन द टू लाइंस। देखिए, तो हमने क्या किया, उन दोनों लाइंस को ओरिजिन पे शिफ्ट किया और एंगल में हम इंटरेस्टेड हैं। देखिएगा, O point that is the origin 0 0 0, P point is x1 y1 z1, Q point is x2 y2 z2। ठीक है, ये दो लाइंस है जिसको ओरिजिन पे मैंने शिफ्ट किया। P पॉइंट इज x1 y1 z1, स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट x1 y1 z1, सेकेंड स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट x2 y2 z2, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एंगल थीटा। इस थीटा को फाइंड आउट करने के लिए क्या हमने क्या किया, टू फाइंड आउट दिस एंगल, प्रोजेक्शन ऑफ, yes that is the application of projection of OQ on OP। अब ये दो स्ट्रेट लाइंस जो हैं, ये स्ट्रेट लाइंस, लेट्स से OP line, that line is making an angle of, या that line is making an angle of alpha 1 beta 1 gamma 1, या ये कहिए कि उसके डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं L1 M1 N1, और जो सेकेंड स्ट्रेट लाइंस हैं उसके डायरेक्शन कोसाइंस है L2 M2 N2।
L1 M1 M1 और L2 M2 N2 लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं जो गिवन है आपको. This line is making an angle of alpha 1, beta 1, gamma 1 with x axis, y axis, z axis respectively. In the second straight line that is making an angle of alpha 2, beta 2, gamma 2 with x axis, y axis, z axis respectively. ठीक है. OP जो सेगमेंट है उसकी लेंथ को लेट से मैं अगर R1 से रिप्रेजेंट करता हूँ और OQ की लेंथ को मैं R2 से रिप्रेजेंट करता हूँ. लेंथ का तो मतलब आप जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर एंड रूट ओवर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर. Anybody can suggest me what is going to be the coordinates x1 y1 z1 क्या होंगे और x2 y2 z2 क्या होंगे अगर मैं जानना चाहूँ तो. नहीं. We have discussed during the discussion of relation between the direction cosines of that line. OP, that magnitude is given to you as R1. OQ, that magnitude is R2. The straight line is having direction cosines as L1 M1 N1. The straight line is having direction cosines as L2 M2 N2. पीक के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकता हूँ? आप भूल गए. LR, MR, NR, R cos alpha, R cos beta, R cos gamma. जरा पेज टर्न करके देखिए, you will be getting that P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे that can be written as L1 R1, L1 R1, L2 R2, sorry, L1 R1, M1 R1 और N1 R1, and Q point is L2 R2, M2 R2 and N2 R2. ये P पॉइंट और Q पॉइंट और ये उनके कोऑर्डिनेट्स हुए. ठीक. P पॉइंट और Q पॉइंट. प्रोजेक्शन ऑफ OQ ऑन OP लिख सकते हैं हम, क्या दिक्कत है? ध्यान से देखिएगा, जिस लाइन पर प्रोजेक्शन लेना होते हैं उसके डायरेक्शन कोसाइंस अवेलेबल है, फिलहाल अवेलेबल है. L1 M1 N1 कैसे लिखेंगे जरा बताइएगा प्लीज. That will be equals to OQ का प्रोजेक्शन L2 R2 माइनस 0. चलिए मैं लिखता हूं यहां पर. That projection is equals to L2 R2 माइनस 0 इंटू L1. अभी डिस्कस किया x2 माइनस x1 इंटू L प्लस y2 माइनस y1 इंटू M प्लस z2 माइनस z1 इंटू N. L2 R2 माइनस 0 इंटू L1 प्लस M2 R2 माइनस 0 इंटू M1 प्लस N2 R2 माइनस 0 इंटू N1. ये प्रोजेक्शन हुआ. दैट इज द प्रोजेक्शन L1 L2 R2 M1 M2 R2 प्लस N1 N2 R2. ये तो ठीक है. बोले सर हाँ ठीक है, आपने फॉर्मूला डिस्कस किया था, डायरेक्टली आपने उसको अप्लाई किया है. दो स्ट्रेट लाइंस, एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस इज थीटा, दैट वी वांट टू फाइंड आउट. कोऑर्डिनेट्स LR MR NR, उसकी हेल्प ली. L1 R1 M1 R1 N1 R1 L2 R2 M2 R2 N2 R2. अच्छा एक और बात बताओ, एक और बात जो हम जानते हैं कि इफ आई टू राइट प्रोजेक्शन ऑफ OQ ऑन OP तो इट कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज, इसको जरूर लिखा जा सकता है. इस Q पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, Q पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? दैट कैन बी रिटर्न एज OQ cos थीटा. ये तो होता ही है. दिस एंगल इज थीटा, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उस लाइन के ऊपर, तो OQ cos थीटा इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन. इसमें तो कोई नई बात नहीं हुई. दैट विल बी इक्वल्स टू OQ cos थीटा. OQ जो लेंथ है मैंने R2 cos थीटा लिया है, R2 को लिया है, तो दैट विल बी R2 cos थीटा. राइट, ये दोनों सेम है. आप यहां पे ऑब्जर्व करेंगे R2 कॉमन लेके कैंसिल किया एंड वी विल बी गेटिंग cos थीटा इज L1 L2 M1 M2 प्लस, भाई these two are same, ये दोनों सेम है. L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 दैट इज इक्वल टू cos थीटा एंड दैट इज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस. कैसे आ गया? तो इट इज द विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन की हेल्प से हमने डिराइव किया है ये. L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2. L1 M1 N1 लाइन के डायरेक्शन कोसाइन से L2 M2 N2
अगेन लाइन के डायरेक्शन कोसाइन से सेकंड लाइन, जिन दो लाइंस के एंगल की बात कर रहे हैं ये दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन से, है ना, कॉस थीटा। अब अगर ये कहा जाए कि इफ दोस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर लाइंस, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर लाइंस, इफ lines are perpendicular, theta will be 90 degree and cos 90 will be equals to 0, cos 90 will be equals to 0, so L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equals to 0. Lines अगर perpendicular lines हैं तो that relation would be there. अच्छा, instead of यहां पे मैंने L1 M1 N1 और L2 M2 N2 जो लिए गए हैं, those are the direction cosines, those are nothing but the direction cosines. अब मान लीजिए instead of direction cosines direction ratios are given, दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और आपसे कहा जाए एंगल बिटवीन द टू लाइंस, लिख सकते हैं? हाँ भाई, डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट किया जा सकता है। A1 B1 C1 अगर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं तो A1 अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर DC में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। सो दैट cos थीटा, if direction ratios are given, in that case A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये क्लियर कर दूं, A1 B1 C1 लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, दो लाइंस, तो फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कहा मैंने, रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियोज हैं। रेशियोज हैं तो कोसाइन में कन्वर्ट कर लिया, फॉर्मूला तो अपनी जगह इंटैक्ट है, cos थीटा इज L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। आई गिवन यू द डेरिवेशन कैसे आ गया, दैट इज विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन ओनली, प्रोजेक्शन की हेल्प से ही आपने एंगल ये फाइंड आउट किया। एंड इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0 एज वेल एज अगर डायरेक्शन रेशियो भी गिवन है, कोसाइन की जगह डायरेक्शन रेशियो भी गिवन है तो cos 90 विल बी इक्वल्स टू 0, इधर cos 90 0 होगा, मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये भी लिखा जा सकता है परपेंडिकुलर लाइंस के लिए, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू 0, अगर लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस हैं तब, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि दो लाइंस अगर पैरेलल लाइंस हैं तब क्या लिखेंगे आप? इफ टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस, दो लाइंस अगर पैरेलल लाइंस हैं, इफ लाइंस पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल हैं तब क्या होगा कार्यक्रम? दो लाइंस अगर पैरेलल लाइंस हैं तो एक छोटी सी बात जो दिमाग में आ जाना चाहिए कि डायरेक्ट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस अगर गिवन है आपको, डायरेक्शन कोसाइंस लाइन के यूनिक होते हैं, है ना। तो दो लाइंस अगर पैरेलल लाइंस है मतलब डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या हुआ? एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस एंड कोसाइंस ऑफ दैट। दो लाइंस अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो सीधी सी बात है कि दोस टू लाइंस आर गोइंग टू मेक सेम एंगल्स विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। पैरेलल का मतलब तो यही हुआ, दोनों के एंगल्स, अगर स्पेस में दो लाइंस हैं और ये दो लाइंस पैरेलल लाइंस हैं तो दोस टू लाइंस आर क्लियरली गोइंग टू मेक सेम एंगल्स विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो वी कैन डेफिनेटली से L1 equals to L2, M1 equals to M2 and N1 equals to N2। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात हम ऐड कर देते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड कि PQ और QP वाला चक्कर है यहाँ पर। PQ के लिए अगर L1 M1 N1 ले रहा हूँ तो QP के लिए इट विल बी माइनस L1 माइनस M1 माइनस N1 प्लस माइनस, है ना। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, L1 इक्वल्स टू प्लस माइनस L2, M1 इक्वल्स टू प्लस माइनस M2 और N1 इक्वल्स टू प्लस माइनस, ठीक। तो L1 इक्वल्स टू प्लस माइनस L2, M1 इक्वल्स टू प्लस माइनस M2, N1 इक्वल्स टू प्लस माइनस M2। लेकिन अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, इफ डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन तब क्या करोगे? M1 विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस M2। इफ डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन तब क्या करोगे? ये सब इंपॉर्टेंट है जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, और अभी स्टार्ट नहीं हुआ, प्लेन और स्ट्रेट लाइंस पढ़ना है, बेसिक से कार्यक्रम सब।
हाँ, अगर दो लाइंस, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, उस केस में डायरेक्शन रेशियो किसी लाइन के यूनिक नहीं होते. डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? दैट्स अ नंबर विच इज proportional to direction cosines. Direction cosines के proportional number तो direction ratio तो infinite number of such numbers are possible. In that case, instead of saying कि दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, सेम नहीं बोलेंगे, क्योंकि अलग अलग हो सकते हैं ना. मान लीजिए जैसे एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो मैं उसको 500 कहूं और 5000 कहूं, तो दोनों ही एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस है या एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है. तो आई कैन डेफिनेटली से A1 by A2 equals to B1 by B2 equals to C1 by C2. If two lines are parallel lines. So that is the concept of angle between the two lines. The angle between the two lines, that is given by L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. If direction cosines are given, if instead of that direction ratios are given, in that case A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon root over A1 square plus B1 square plus C1 square root over A2 square plus B2 square plus C2 square. दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर लाइंस होंगी तो थीटा विल बी 90 डिग्री, cos 90 0, L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equals to 0, as well as A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0. दो लाइंस अगर पैरेलल लाइंस हैं उस केस में L1 will be plus minus L2, M1 equals to plus minus M2 और N1 equals to plus minus N2. और डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो उस केस में A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 इक्वल्स टू C1 by C2. ठीक. We discuss one more important result. As we have discussed about the cos theta, angle between the two lines that is given as L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. Angle between the two lines cos theta is given as L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. बोले सर ठीक है, we have discussed. अगर मुझे sin थीटा फाइंड आउट करना है, कई क्वेश्चंस में काफी काम कर सकता है. sin थीटा ठीक है, बोले सर हो जाएगा, क्या दिक्कत है. इफ यू वांट टू फाइंड आउट sin थीटा तो sin स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज, बड़ा इंटरेस्टिंग सा होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, cos थीटा इज अवेलेबल सो वी कैन फाइंड आउट sin थीटा. L1 M1 N1 as well as L2 M2 N2 are nothing but the direction cosines of the two straight lines. दोनों straight lines के direction cosines हैं. So fine, it will be 1 minus L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 whole square. ठीक. अच्छा, L1 M1 N1 और L2 M2 N2 अगर लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है तो हम जरूर लिख सकते हैं L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इज 1. डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम 1 होता है, कोई नई बात नहीं. एज वेल एज L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1. ठीक है, so it can be written as L1 square plus M1 square plus N1 square, L2 square plus M2 square plus N2 square minus of L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 whole square. ठीक, लिख सकते हैं. बोले सर क्या किया, 1 has been replaced by L1 square plus M1 square plus N1 square into L2 square plus M2 square plus N2 square. ये भी वैल्यूज तो 1 ही होती है ना. बोले सर ऐसा क्यों? दैट्स एन आइडेंटिटी हियर. उस आइडेंटिटी का नाम होता है लेग्रेंजेस आइडेंटिटी. एंड दैट कैन बी रिटन एज, याद रखने का बड़ा सीधा सा तरीका, ध्यान देखना, याद रखने का तरीका, LM MN और NL. सर क्या लिख दिया आपने? 0 0 0 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 that's nothing but the sin square theta, and sin theta will be square root of that.
तो ये रिजल्ट भी याद रखा जाना चाहिए, ये बहुत हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में। बट दैट इज कैसे आ गया सर, दैट इज लैग्रेंज आइडेंटिटी, इसको आप सॉल्व करोगे यू आर गोइंग टू गेट दिस, सॉल्व करने पे याद आएगा, कोई बहुत बड़ी बारी बात तो नहीं है, लेकिन आप याद रखें बेहतर होगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज L1M, याद रखने का तरीका बता दिया मैंने, LM MN और NL। LM भाई LMN लाइन के डायरेक्शन को साइंस मानते हुए LMN है ही है डायरेक्शन को साइंस, LM MN और NL 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 दैट इज साइन थीटा। ठीक, now the question is if L1 M1 N1 and L2 M2 N2 be the direction cosines of two mutually perpendicular lines, L1 M1 N1 as well as L2 M2 N2 be the direction cosines of lines but mutually perpendicular lines. Now the question is you have to find out the direction cosines of line, which line which is perpendicular to both of them. लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करना, और ऐसी लाइन जो कि दोनों गिवन लाइंस के परपेंडिकुलर हैं, और एज वेल एज जो दोनों लाइंस जो गिवन है वो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ठीक, सो L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are direction cosines of two perpendicular lines, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस है, तो आई कैन डेफिनेटली राइट हियर, मैं लिख सकता हूं यहां पर बिना कोई डाउट के L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और मुझे फाइंड आउट करना है, शो दैट द लाइन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, direction cosines of the line which is perpendicular to both of them. Let's say direction cosines of that line, DC of line, जिस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करना है, मान लीजिए मैंने उसको लिया LMN। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है मुझे, ये लाइन कैसी है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस, so I can write here LL1 plus MM1 plus NN1 equals to 0, LL1 plus MM1 plus NN1 equals to 0, as well as LL2 plus MM2 plus NN2 equals to 0। परपेंडिकुलर है तो कहाँ परेशानी होना चाहिए। ठीक है ना, ये दो लाइंस हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, so this relation is there। थर्ड लाइन फाइंड आउट दिया, थर्ड लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करना है जो कि जो दोनों गिवन लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो दिस टू रिलेशंस आर देयर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मुझे एलिमेंट फाइंड आउट करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बहुत एप्लीकेबल है, बहुत जगह लगने वाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्लास 10th में आप सीखते हैं। So using cross multiplication method, L upon M upon N upon L upon M1 N2 minus M2 N1। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10th क्लास, M1 N2 minus M2 N1 फॉर M ऑर्डर चेंज करके लिखिएगा विथ या फिर माइनस साइन के साथ में लिखिएगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग L1 N2 minus L2 N1 इट इज गोइंग टू बी L2 N1 minus L1 N2 and N upon L1 M2 minus of L2 M1। ठीक, you got the direction cosines, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, रिजल्ट मैच हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्लियर है, ये रिजल्ट नहीं आया अभी, बोले जो सर प्रूव करना है या जो फाइंड आउट करना है वो तो हमें मिल गया, यही फाइंड आउट करना है। यहां पे एक परेशानी है, इस बात को समझिएगा,
m1 n2 माइनस m2 n1 और l2 n1 माइनस l1 n2 और l1 m2 माइनस l2 m1, ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं आए. These are the numbers which are proportional to direction cosines. These are direction ratios. ये डायरेक्शन रेशो मिले हैं आपको, रिजल्ट से मैच हो गया तो ऐसा मत समझिए कि डायरेक्शन कोसाइंस से, ये रेशो है एक्चुअली. आप जानते हैं ना L बाय ए इक्वल्स टू M बाय B इक्वल्स टू N बाय C. L by A equals to M by B equals to N by C. Numbers which are proportional to direction cosine, those are direction ratios. ठीक ना, जो डायरेक्शन रेशियोज मिले तो बोले अब क्या करें सर, डायरेक्शन कोसाइंस रिक्वायर्ड है. तो डायरेक्शन कोसाइंस अगर रिक्वायर्ड है तो इट इज, अगर डी आर ए बी सी है तो डी सी क्या होंगे, ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सो इट इज गोइंग टू बी, जब डी सी की बात की जाएगी तो यू हैव टू डिवाइड इट बाय डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने के लिए ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सो वी जस्ट कैलकुलेट दैट व्हाट इज गोइंग टू बी दैट, इसकी वैल्यू क्या होगी ये जरा चेक कर लेते हैं, क्योंकि सभी नंबर को डिवाइड करना होगा भाई. ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो, तो ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो वो डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट हो जाएगा. So if I calculate m1 n2 minus m2 n1 square plus l2 n1 minus l1 n2 whole square, ये कैलकुलेट कर लेते हैं a upon root over a square plus b square. If I calculate this, just now we have discussed the concept of Lagrange's identity. अभी अभी बात करी थी हमने, बहुत पुरानी बात नहीं हुई है ना. एम एन एल एन एल एम एल एम एम एन एन एल साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू साइन थीटा. आपको इसी से डिवाइड करना होगा और ये साइन थीटा. और आपको मैं याद दिला दूं L1 M1 N1 और L2 M2 N2 दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस हैं. तो cos थीटा 0 है, cos थीटा 0 है, थीटा 90 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, थीटा 90 है, थीटा 90 है तो साइन 90 1 हो जाएगा. आ रहा है क्या समझ में? दैट इज इक्वल्स टू cos पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 1, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. सो द पॉइंट इज, जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं वही लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस बन गए. यार क्लियर है या नहीं है? ये बात समझ में आना चाहिए. अच्छी खासी एप्लीकेशन है, छोटा सा सवाल है लेकिन ये सवाल है भाई. ए बी सी आर डी आर, ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज. A upon root over a square plus b square plus c square, b upon root over b square plus c square, that will become the direction cosines. ठीक, ये अप्रोच होगी. सो म्यूचुअली दोनों लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर थी, ठीक है. थर्ड लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस रिक्वायर्ड है जो दोनों लाइन की म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. दीज टू रिलेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाइड, सॉल्व, वी गॉट द डायरेक्शन रेशियोज, कन्वर्ट किया डायरेक्शन कोसाइन. Now the question is, if the edges of a rectangular parallelepiped be given as ABC, edges of a rectangular parallelepiped be given as ABC, and you have to find out the angle between the four diagonals. Yeah, there is a result जो आपको find out करना है, angle between the four diagonals of a rectangular parallelepiped with given edges as ABC. तो सबसे पहला काम करते हैं कि वी कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड. अब रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड कंस्ट्रक्ट करना है तो हमने क्या किया कि उससे एक्सिस के अलोंग कंस्ट्रक्ट कर लिया है. यहाँ पर रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड जिसकी एजेस 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के बीच में भी एंगल 90 डिग्री होगा. तो हमने एजेस को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग
ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप कंस्ट्रक्ट किया हमने, जिसकी एजेस को हमने लिया, गिवन एजेस इज ए बी सी, ओ ए इक्वल्स टू ए, ओ बी इज इक्वल्स टू बी एंड ओ सी इज इक्वल्स टू सी। ठीक, तो ए पॉइंट कैन बी टेकन एज A0 0 as it we have taken it on the x-axis. B point can be taken as 0 comma B comma 0 as it is on the y-axis. 0 0 C as it is on the z-axis. ठीक, ठीक, OA B C, let's say D E F P. अब जरा रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप तो हमने कंस्ट्रक्ट किया, जो वर्टाइसेस हैं उसको भी हम कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट तो क्लियर है। व्हाट अबाउट डी पॉइंट? कैन यू टेल मी द कोऑर्डिनेट्स फॉर डी? इट्स देयर इन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट है जेड कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0, सो आई कैन डेफिनेटली राइट देयर ए बी 0, देन पी पॉइंट, दैट पी पॉइंट कैन बी रिटन एज ए बी सी। बढ़िया। That f point can be written as, this is that f point is clearly there in xz plane, or xz plane में तो that can be written as a comma 0 comma c, xz plane में y 0, a comma 0 comma c, and similarly e point that's there in the yz plane, x coordinate would be 0 0 b, आई थिंक क्लियर है। अब डायगोनल्स के बीच में एंगल पूछा गया है। 4 डायगोनल्स आर देयर, विच 4 डायगोनल्स आर देयर, विच 4 डायगोनल्स आर देयर? यस, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोपाइप्ड। यस, फाइन। एक तो होगा ओपी, पी ए, नो इट्स नॉट पी ए, ई ए, चलिए ए, देन एफ बी, ठीक है, देन सी डी, परफेक्ट, दीज आर द 4 डायगोनल्स देयर। दोस्तों अगर ये 4 डायगोनल्स हैं, एंगल बिटवीन द डायगोनल्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो हम काम कर जो करते हैं वो ये करते हैं कि वी राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट, उसके dr फाइंड आउट कर लेते हैं ना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, राइट? तो dr ऑफ दैट, डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP, a माइनस 0 b, डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, कोई दिक्कत नहीं। ABC, AE के लिए डायरेक्शन रेशियो AE माइनस ऑफ A B कॉमा C, FB के डायरेक्शन रेशियो, बोले सर हम BF लिखा तो गलत तो नहीं हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। FB के लिए माइनस ऑफ A B माइनस ऑफ C, व्हाट अबाउट CD? A माइनस 0 B माइनस 0 माइनस ऑफ C, ये तो 4 डायगोनल्स और 4 डायगोनल्स के डायरेक्शन रेशियोज। हमने जो रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप कंस्ट्रक्ट करना था वो एक्सिस के अलोंग ले लिया हमने, ठीक है ना, कोई रेक्टेंगुलर है तो वी हैव टेकन द एजेस अलोंग द एक्सिस।
पैरेललोपाइड की एजेस को हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग लिया है. हाउ मेनी एंगल्स वुड बी देयर? एंगल बिटवीन द डायगोनल्स पूछा गया. कितने एंगल्स होंगे? इतना सोचना होता है क्या? 8 एंगल बिटवीन द डायगोनल्स, 4 डायगोनल्स आर देयर. अरे वैसे ही सोचो यार, ओपी का एई के साथ, ओपी का एफबी के साथ, ओपी का सीडी के साथ 3, एई का एफबी के साथ में, एई का सीडी के साथ में 3 + 2 5, और एफबी का सीडी के साथ में 6. और बाय द वे इतना भी क्यों सोचते हो यार? 4c2, दैट इज नथिंग बट 4c2. इतना टाइम क्यों लग जाता है? एंगल बिटवीन द डायगोनल कहा गया है 4c2, या वैसे भी देख लेते इतनी सी देर में तो यार 6. हाउ टू कैलकुलेट? यस, वी आर अवेयर ऑफ cos थीटा इज गिवन एज a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon root over a1 square plus b1 square c1 square into root over a2 square plus b2 square plus c2 square. ठीक, कोई एक कैलकुलेट करके बता देता हूं मैं. एंगल बिटवीन OP एंड ए, OP और ए बीच में एंगल लिखना, लिख सकते हैं cos थीटा. a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2. yes, a1 a2 minus of a square plus b square plus c square upon root over a square plus b square plus c square into root over a square plus b square plus c square. Right? That cos theta is coming as minus of a square plus b square plus c square upon a square plus b square plus c square. ठीक है. ठीक, वैसे इफ यू टू कैलकुलेट OP विथ FB ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. आ रहा है समझ में? दो प्लस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. इन द न्यूमरेटर इट इज गोइंग टू बी दो प्लस साइन एक माइनस साइन, 3 कॉम्बिनेशंस होंगे. सुन लो, 2 प्लस 1 माइनस, 3 कॉम्बिनेशंस वुड बी देयर, और 2 माइनस 1 प्लस, दैट वुड बी 3 कॉम्बिनेशंस वुड बी देयर. ऐसा नहीं होगा कि तीनों प्लस हो जाएंगे या तीनों माइनस, तीनों नहीं होंगे. अरे देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं. सो दैट्स व्हाई इट कैन बी रिटन एज दिस, कैन बी रिटन एज प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. लेकिन यहाँ क्लियर कर दूं कि ऑल 3 प्लस साइन आर नॉट देयर और ऑल 3 माइनस साइन इज नॉट देयर, बाकी सारे आ जाएंगे, है ना. सिंपल है. cos theta we have taken the help of a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon root over a square plus b square plus c square. उदित भाई, अगर मान लीजिए ये क्यूब रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड जो है वो क्यूबॉइड या जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है उसकी जगह क्यूब होता, तब क्या होता रिजल्ट? एंगल बिटवीन द डायगोनल्स अगर आपसे पूछा जाता तब क्या लिखते आप? अगर क्यूब होता तो इन केस ऑफ क्यूब ये सारी एजेस जो हैं वो बराबर होती है ए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ए बी सी की जगह वो सब ए के टर्म्स में ही होने वाला था. इफ यू ऑब्जर्व दिस, इस एंगल को अगर आप कंसिडर करें, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक, 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर 1/3. तो या तो 1/3 आता है माइनस 1/3 आता. आ रहा है क्या समझ में? अरे इन केस ऑफ क्यूब ऑल द एजेस आर गोइंग टू बी ऑफ सेम लेंथ ए, या आपने एक डायगोनल के में एंगल फाइंड आउट किया है
So it is minus of a square plus a square plus a square upon a square plus a square plus a square. डिनोमिनेटर तो हमेशा 3a स्क्वायर रहेगा, न्यूमरेटर में 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा या फिर माइनस ऑफ a स्क्वायर होगा, डिपेंडिंग ऑन दैट प्लस माइनस साइन. तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर 1/3 cos थीटा 1/3. आ रहा है समझ में? तो ये जब प्लस माइनस के टर्म्स में लिखा है तो मैं क्लियर कर दूं, यहां पर एंगल बिटवीन द डायगोनल्स जब लिखा है तो प्लस माइनस में ऑल प्लस साइन एज वेल एज ऑल माइनस साइन इज नॉट देयर. 2 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ऐसे 3 कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे. 6 डायगोनल्स आर देयर, 2 प्लस 1 माइनस. किसका बोले सर, किसका प्लस किसका माइनस, हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा. किसका प्लस रे, डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये 3. एज वेल एज 1 प्लस 2 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड लाइकवाइज द थर्ड. ठीक. We'll be discussing the concept of equation of plane in 3-dimensional geometry. Equation of plane in 3-dimensional geometry. 2-dimensional geometry में जो आप straight lines पढ़ते हैं, general equation of that straight line given in the 2-dimensional geometry is given by ax plus by plus c equals to 0. General equation जब आप लिखते हैं 2-dimensional geometry में straight line की, तो ax plus by plus c equals to 0. When we talk about the equation of plane in 3-dimensional geometry, so general equation of plane in 3-dimensional geometry is given by, general equation of that is given by ax plus by plus cz plus d equals to 0. ax plus by plus cz plus d equals to 0. That's the general equation of plane. इसको प्लेन को भी अलग अलग ढंग से डिफाइन किया जाएगा. एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन होगा, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस, बट जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन जब लिखा जाएगा दैट इज ax plus by plus cz plus d equals to 0. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2-dimensional geometry is ax plus by plus c equals to 0. It is 3-dimensional geometry, so ax plus by plus cz plus d equals to 0. And now the होता क्या है प्लेन? So if there are 2 points in the space, there are 2 points in the space. स्पेस में 2 पॉइंट्स, अभी हम 3-dimensional ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं. इफ देयर आर 2 पॉइंट्स इन द स्पेस, लेट्स से वन पॉइंट इज p पॉइंट x1 y1 z1 and the second point is x2 y2 z2. So plane is nothing but a surface and which contains the line joining the 2 points. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, P पॉइंट और Q पॉइंट, x1 y1 z1 एज वेल एज x2 y2 z2, इन दो पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, वो लाइन पूरी की पूरी जिस सरफेस के ऊपर कंटेन होगी, दैट सरफेस इज नथिंग बट द प्लेन. बोले सर लाइन तो इनफाइनाइट लेंथ की होगी, तो होगी ना, प्लेन भी वैसा ही होगा. इज दैट सरफेस, प्लेन इज दैट सरफेस विच कंटेन्स द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स. दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, दैट इज ऑलवेज ऑन दैट सरफेस. Let's say if I say that's a point P point x1 y1 z1, there is a Q point x2 y2 z2. So P point x1 y1 z1, Q point is x2 y2 z2, and line joining these 2 points, line joining the 2 points, ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, इनफाइनाइट लेंथ की एक लाइन होगी. लेट्स से एक सरफेस में, कौन सी सरफेस, ये जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड, इस सरफेस में, दैट सरफेस इज नथिंग बट द प्लेन, दैट सरफेस इज नथिंग बट द प्लेन. ये सरफेस प्लेन होगी, लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स. अब एज वी हैव डिस्कस्ड, अब इस बात को समझें जरा कि दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इज रिटन एज ax plus by plus cz plus d equals to 0. ठीक है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन का हमने. सो इस बात को जो हमने कहा कि लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स इज कंटेन कंप्लीटली बाय दैट सरफेस एंड दैट सरफेस इज नथिंग बट द प्लेन, उस बात को समझें. तो P पॉइंट x1 y1 z1 को मैंने सेटिस्फाई किया इन द इक्वेशन ऑफ दैट सरफेस. ठीक है, लेट्स वेरीफाई दैट. जो मैंने कहा आपको ax1 plus by1 plus cz1
plus d equals to 0. Similarly, x2 y2 z2, this second point को भी रख दिया मैंने, ax2 plus by2 plus cz2 plus d equals to 0. x1 y1 z1 फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, x2 y2 z2 भी सेटिस्फाई किया, फर्स्ट और सेकंड। और क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया गया। व्हेन सेकंड इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय सम स्केलर वैल्यू, सम इस लैम्डा से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, दैट विल बी a टाइम्स x1 प्लस लैम्डा x2 प्लस b टाइम्स y1 प्लस लैम्डा y2 प्लस c टाइम्स z1 प्लस लैम्डा z2 प्लस d टाइम्स 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। राइट? बोले सर क्यों कर रहे हैं, देख लीजिएगा। सेकंड इक्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट में ऐड कर दिया, x1 y1 z1 सेटिस्फाई किया था अपने इक्वेशन ऑफ दैट सरफेस में, और सेकंड x2 y2 z2 सेटिस्फाई किया। इफ यू ऑब्जर्व हियर, x1 प्लस लैम्डा x2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा c times z1 plus lambda z2 upon 1 plus lambda plus d equals to 0। ठीक है? ठीक है? and if you observe that equation ax plus by plus cz plus d equals to 0, और इसको ऑब्जर्व करें जरा आप, मैंने d का जो d का कोएफिशिएंट है 1 बना लिया, 1 प्लस लैम्डा से मैंने डिवाइड कर दिया है। आप देख पा रहे हैं? क्या कंक्लूड करेंगे इससे? व्हाट यू आर गोइंग टू कंक्लूड फ्रॉम दिस? यू आर गोइंग टू कंक्लूड दैट दिस पॉइंट, विच पॉइंट, x1 प्लस लैम्डा x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा y1 प्लस लैम्डा y2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा एज वेल एज z1 plus lambda z2 divided by 1 plus lambda is also a point on that surface। अरे ये भी तो जो point है, that fixed point is also satisfying this, तभी तो इस फॉर्म में आ पा रहा है। ठीक है ना? so this point is nothing but if you observe that, ये तो सेक्शन फॉर्मूला, सर सेक्शन फॉर्मूला है तो बहुत अच्छी बात है ना। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, हमने क्या कहा, जो डेफिनेशन कही कि लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स इज कंप्लीटली कंटेन्ड ऑन दैट सरफेस, दैट सरफेस इज प्लेन। सो x1 प्लस लैम्डा x2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा y1 प्लस लैम्डा y2, इफ यू ऑब्जर्व दैट ये दो पॉइंट्स हैं, इफ लैम्डा इज पॉजिटिव, लैम्डा अगर पॉजिटिव है, सेक्शन फॉर्मूला इज देयर, जितने भी पॉइंट्स पी क्यू के बीच में होंगे वो सारे के सारे उस सरफेस को सेट, भाई लैम्डा का क्या मतलब हुआ, 2:3 3:2 डिवाइड करता है इस रेशियो में, सेक्शन फॉर्मूला इज देयर, ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर देयर इन बिटवीन पी एंड क्यू आर देयर ऑन दैट सरफेस। बोले सर वो तो वैसे भी दिख रहा, अच्छी बात है। एंड अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव है तो जितने भी पॉइंट्स एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं इन द रेशियो, वॉट एवर रेशियो, लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में, वो सारे के सारे भी उस सरफेस के ऊपर है। इन ऑल line joining the two points is lies completely on that surface, वो चाहे बीच में पॉइंट्स हो या बाहर पॉइंट्स हो, कोई दिक्कत नहीं। इस लाइन, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, that lies completely on that surface, that is nothing but the equation of plane। वो प्लेन होता है और प्लेन की इक्वेशन बड़ी सिंपल सी इक्वेशन, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। ठीक? as we have written that ax plus by plus cz plus d equals to 0 is the general equation of that plane, plane की general equation है। Now the question is how many points are required to find out the equation of plane, how many points are required on the plane to find out the equation of plane।
how many points are required to find out the general equation of plane. Those points are clearly on that surface, plane के ऊपर है. How many points? this is a straight line जब हम डिस्कस करते हैं, टू डायमेंशन ज्योमेट्री में जब आप स्ट्रेट लाइंस पढ़ते हैं तो स्ट्रेट लाइंस में हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो क्लियरली 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड देयर, 2 पॉइंट्स लो फॉर्म आप पढ़ते हैं. So likewise in 3 dimensional geometry how many points are required on the plane to find out equation of plane, कितने points required है. यहाँ पर अगर आप अननोन के टर्म्स में देखेंगे तो ax plus by plus cz plus d equals to 0, 4 अननोन्स आपको दिखते हैं a b c d. फर्स्ट अपीयरेंस में कभी कभी ऐसा लगता है कि 4 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड सो दैट वी कैन इवेलुएट 4 कांस्टेंट्स. ए बी सी डी चारों अननोन है, कांस्टेंट्स हैं. सो इन जनरल ऐसा लगता है कि यार 4 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड सो दैट वी कैन कैलकुलेट दीज 4 कांस्टेंट्स, बट ऐसा नहीं है. इन जनरल 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड ऑन द सरफेस, 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड ऑन द प्लेन टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ प्लेन. द रीजन इज ax plus by plus cz is equals to minus of d. हम इन 4 कांस्टेंट को 3 के टर्म्स में रिड्यूस कर सकते हैं. इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट वाली. इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स कितने हैं, तो 3 कांस्टेंट्स आर देयर. आई कैन डेफिनेटली राइट इट. ठीक, तो ये 3 में रिड्यूस हो गए. माइनस ऑफ डी बाई ए माइनस ऑफ डी बाई बी माइनस ऑफ डी बाई सी इज नथिंग बट 3 कांस्टेंट्स आर देयर. ठीक, वैसे ही अगर आप स्ट्रेट लाइंस को अगर आप ऑब्जर्व करें, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में जब आप लिखते हैं, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में तो इट इज गोइंग टू बी अ प्लेन. 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में तो ये जो लिखा है प्लेन होगा, तय बात है. x प्लस डी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. अभी फिलहाल 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में लाइन की बात करता हूँ. तो इफ 3 कांस्टेंट्स आर देयर तो इट डजंट मीन 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड ऑन द स्ट्रेट लाइन. आप इसको रिड्यूस करोगे तो 2 कांस्टेंट में रिड्यूस होगा ना वो. फाइन. सो इनफैक्ट एक और बात यहीं पे समझा दी जाए. इट कैन बी रिटन एज x बाय अल्फा प्लस y बाय बीटा प्लस z बाय गामा इक्वल्स टू 1. अल्फा बीटा गामा आर न्यू कांस्टेंट्स. माइनस ऑफ d बाय अल्फा माइनस ऑफ d बाय b बीटा माइनस ऑफ d बाय c गामा. ठीक है. If you remember in 2-dimensional geometry there is a form intercept form. 2-dimensional geometry में एक फॉर्म होता है intercept form, x by a plus y by b equals to 1. What does it mean? 2-dimensional geometry. Intercept form, a is the intercept made by the straight line on the x-axis and b is the intercept made by the straight line on the y-axis. ठीक. मैं कई बार इसमें 2 डायमेंशन ज्योमेट्री की हेल्प लेके आपको कोरिलेट करूंगा. That is known to be the intercept form, and in fact x upon alpha plus y upon beta plus z by gamma equals to 1 जो लिखा है आपके सामने, that is also intercept form, an intercept form of the plane. plane का intercept form है. 3 constants are there, so 3 points are required and 3 non-collinear points are required. एक और बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा. 3 points are required, but 3 points, those 3 points must be non-collinear to find out the equation of plane. plane की surface, plane पर होना चाहिए 3 points non-collinear points. But this x by alpha plus y by beta plus z by gamma equals to 1, that is the intercept form of the plane. इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, प्लेन का इंटरसेप्ट. राइट, देखिएगा. इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं. क्लियर है आपको?
that is nothing but the plane. Intercept made by the plane on the x-axis per intercept alpha. That point is alpha 0, 0. Intercept made by the plane on the y-axis 0, beta 0. And intercept made by the plane on the z-axis 0, 0. Right? So x by alpha plus y by beta plus z by gamma equals to 1. That's nothing but the intercept form of the plane. और कभी भी तब जिक्र होता है, कभी भी बात होगी that plane makes an intercept on the coordinate axis. तो plane makes an intercept on the coordinate axis, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए about the intercept form. हेल्प करेगा आपको. कई सारे सवाल होंगे. x by alpha plus y by beta plus z by gamma equals to 1. Equation of plane in intercept form. Alpha is the intercept made by the plane on the x-axis, beta is the intercept made by the plane on the y-axis, and gamma is the intercept made by the plane on the z-axis. So as we have discussed about the equation of plane, general equation of plane is written as ax plus by plus cz plus d equals to 0. Then three non-collinear points are required to find out the equation of plane. At the same time, एक और बात मैं आपको याद दिलाता हूँ. When I started with the coordinate geometry, 3-dimensional geometry जब start किया था, तो I have discussed about the 3 axes and 3 planes there. 3 planes. Which 3 planes? XY plane, YZ plane and ZX plane. And at the same time, if you remember, equation of XY plane has been written as, equation of XY plane को लिखा गया था Z0. Equation of, भाई that is the general equation of plane. Equation of XY plane has been written as Z equals to 0. Equation of YZ plane, X equals to 0. Equation of XZ plane, Y equals to 0. तो एक और पॉइंट है, डेफिनेटली जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन जब आपने लिखा था तो ये तो तय बात है कि एटलीस्ट वन ऑफ द 3 ए बी सी मस्ट बी नॉन जीरो. ये तो तय बात है. अगर ए बी सी तीनों जीरो हो जाएंगे तो यू विल बी गेटिंग कांस्टेंट इक्वल्स टू 0. सो x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0. 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ प्लेन. जब मैंने आपसे कहूंगा x इक्वल्स टू 0 तो दैट x इक्वल्स टू 0 इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ प्लेन. विच प्लेन? x इक्वल्स टू 0 yz प्लेन की इक्वेशन होगी. आ रहा है समझ में ना? इफ आई से xz प्लेन, y इक्वल टू 0 xz प्लेन की इक्वेशन होगी. एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि अभी आप बहुत ठीक ढंग से समझ पाएंगे उसको, विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन 3 points are given and how to find out the equation of plane. But before of that, as we have written equation of xy plane, z equals to 0. YZ plane, x equals to 0, and xz plane, y equals to 0. ठीक है. And at the same time, equation of plane parallel to xy plane. Yes? Can you suggest me? XY प्लेन की इक्वेशन z इक्वल्स टू 0 और XY प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन z इक्वल्स टू सम कांस्टेंट. इफ आई से इक्वेशन, फैक्ट्स हैं जो बहुत हेल्प करेंगे आपको. इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू YZ प्लेन, ठीक है, that could be instead of x equals to 0 that will be x equals to some constant. And similarly equation of plane parallel to xz plane, y equals to some constant. क्लियर है? तो अगर आपको सामने कहीं आता है इक्वेशन ऑफ या y इक्वल टू 2, that y equal to 2 is what? तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा y equal to 0 is the equation of xz plane, and if it is y equals to some constant, तो y की वैल्यू अगर कांस्टेंट के बराबर, in that case
इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन, ये ध्यान रखेंगे. So at the same time, now discuss this question. 3 points are given to you: 0, -1, 0, 2, 1, -1 and 1, 1, 1. These 3 points are given and आपसे कहा गया find out the equation of plane. Equation of plane is required. Plane की equation find out करना है. तो जनरल equation of plane is ax plus by plus cz plus d equals to 0. ठीक है. Equation of plane passing through x1, y1, z1. Equation of plane passing through पॉइंट x1, y1, z1. क्या लिखोगे यार? बोले सर ठीक है, x1, y1, z1 से अगर प्लेन पास कर रहा है तो सेटिस्फाई कर देंगे और क्या करेंगे. ठीक बात है. दैट वुड बी ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल्स टू 0. x1, y1, z1 सेटिस्फाई कर दिया और दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इफ आई सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस, a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0. इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू वन पॉइंट x1, y1, z1. तो कई बार ऐसा होगा कि हम डायरेक्टली इस रिजल्ट से चालू करेंगे. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, डी एलिमिनेट कर दिया. So equation of plane passing through one point, so directly you are going to start with this a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1. कैसे? तो ऐसे by subtracting these two equation you are getting this. So अब क्या करते हैं, हमसे कहा गया कि the plane is passing through the point 0, -1, 0. 0 -1 से 0 -1 0 से पास कर रहा है, सेटिस्फाई कर देते हैं. a टाइम्स x minus 0 b times y plus 1 plus c times z minus 0 is equals to 0. That's the equation of plane, जो कि एक पॉइंट से पास कर रहा है 0 -1 0 से. बढ़िया. ठीक है ना. The plane is x plus by plus cz plus d equals to 0. That plane is passing through x1, y1, z1. You have satisfied that point. Subtract किया, so आपने d को eliminate किया. It is nothing but, ठीक है, let it be as it is. That is the equation of plane. अब क्या हुआ? 2, 1, -1 is also a point on the same surface. 2, 1, -1 is also a point on the same surface. तो 2, 1, -1 को भी सेटिस्फाई कर दीजिए. x को 2, y को 1 और z को -1. दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन. अब इसमें सेकेंड पॉइंट सेटिस्फाई किया, 2a प्लस 2b माइनस c इक्वल्स टू 0. क्लियर. एट द सेम टाइम द थर्ड पॉइंट 1, 1, 1, that 1, 1, 1 is also satisfying that surface. तो 1, 1, 1 भी satisfy कर दीजिए. x, y, z को 1, 1, 1 से रिप्लेस कर दीजिए. a प्लस 2b प्लस c इक्वल्स टू 0. राइट. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए. विल बी गेटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b, c. बोले सर 3 अननोन है, तो ठीक है, और उनको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए. इसे अगर आप फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं तो बोले सर इन दोनों को कैसे सॉल्व करें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज देयर. देख लीजिएगा, मैं कर रहा हूं यहां पर क्योंकि मैंने देखा बच्चे इसमें एरर कर जाते हैं, प्लस माइनस की एरर हो जाती है तो आपका तो रिजल्ट बेकार हो जाएगा. सॉल्विंग दीज टू, a अपॉन b अपॉन एंड c अपॉन, यस प्लीज, a upon cross multiplication 2 plus 2, b upon -1 -2 and c upon 4 -2. क्लियर है?
right? It is becoming in fact a upon 4 b upon minus 3 and c upon 2. बोले सर इसका क्या करें? दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन. ध्यान से देखिएगा, दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन. और इस प्लेन की इक्वेशन में बोले सर ये तो इक्वल टू ए बी सी तो नहीं आ रहा है ना. ठीक है, लेट्स से इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. लेट्स से इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. ये कांस्टेंट लैम्डा के बराबर लिया और इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया ए बी सी को. ध्यान से देख लीजिएगा कैसे. So value of a 4 lambda, b which is minus 3 lambda, c which is 2 lambda, into z equals to 0. आप देखेंगे और वही देखने वाले हैं कि लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा. यू विल बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 4x minus 3y plus 2z equals to 3. That is the equation of plane. दोबारा देखिएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट x1 y1 z1. ये डायरेक्टली आप यहीं से बात चालू करेंगे. इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट x1 y1 z1 इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0. कैसे? तो आपके सामने, ठीक है ना. सो लेट्स से दैट इज इक्वेशन ए, दैट इज इक्वेशन बी एंड you have subtracted these two equations. Clear? So that equation of plane which is passing through 0 minus 1 0, आपने डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट किया. x1 y1 z1 को आपने 0 minus 1 0 से रिप्लेस किया. ठीक, 2 1 minus 1 तो 2 1 minus 1 भी इसी इक्वेशन में सेटिस्फाई किया x y z को. ABC में एक रिलेशन आया. पासिंग थ्रू 1 1 1 तो 1 1 1 भी सेटिस्फाई किया आपने. यू आर गेटिंग द सेकंड रिलेशन. इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या फिर डायरेक्ट जिस भी मेथड से आप सॉल्व करना चाहें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन जनरल काफी हेल्प करता है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपने सॉल्व किया, फाइन. a by 4 इक्वल्स टू b by -3 इक्वल्स टू c by 2 इक्वल्स टू लैम्डा. इनफैक्ट आप डायरेक्टली यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं. इन प्लेस ऑफ a 4, इन प्लेस ऑफ b -3, इन प्लेस ऑफ c 2. द रीजन इज लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड में तो इट इज 0, बट स्टिल मैंने यहाँ पर करके बताया आपको. एंड यू आर गेटिंग द इक्वेशन ऑफ प्लेन. So in general 3 points are required, 3 non-collinear points are required to find out the equation of plane. बोर्ड एग्जाम्स में तो आता ही आता है इस टाइप का एक सवाल, और इन जनरल किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. Now the question is, 4 points are given to you as 1 2 3 2 1 4 3 minus 1 3 and 2 2 6. These 4 points are given और आपसे कहा गया है कि प्रूव कर दीजिए these 4 points are coplanar points. These 4 points are coplanar points. ऐसा प्रूव करना है आपको. तो अप्रोच होगी, आप यू आर गोइंग टू टेक एनी 3 points, find out the equation of plane, and if the fourth point is satisfying that equation of plane, so 4 points are going to be coplanar points. Take any 3 points, but before of that, equation of plane passing through the point x1 y1 z1. A into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equals to 0. Equation of plane which is passing through the point x1 y1 z1. ठीक है, 1 2 3 से पास कर रहा है, 1 2 3 सेटिस्फाई किया. इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3. सो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा. सो विल बी गेटिंग द स्टेप्स क्लियरली. आधा अधूरा बिल्कुल समझ में नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. राइट
So that is the equation of plane which is passing through the point 1, 2, 3. You can take any one of the 4 point, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. Now the second point 2, 1, 4 is satisfying this. 2, 1, 4. 2, 1, 4 satisfy this equation of plane. So 2, 1, 4 रख दिया आपने यहाँ पर. So 2 minus 1 that is 1 A, 1 minus 2 that is minus 1 into B minus B, and 4 minus 3 C equals to 0. 2, 1, 4 को satisfy किया आपने. ठीक है, all of you are getting this. Then 3, minus 1, 3 also satisfy that equation of plane. So 3 minus 1, 2, so it will be 2A minus 3B plus 3 minus 3 that will become 0, 0 into C is equals to 0. ठीक है, यूजुअली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के सॉल्व करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट भी हो जाएगा. डायरेक्ट भी हो रहा है ना, 2A इज कमिंग इज इक्वल टू 3B. फर्स्ट रिलेशन में रख के आप रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, और यू कैन अप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. देख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है. A अपॉन, यस, बोले सर यहाँ पे क्या लिखे सर, ले भैया 0 इंटू सी. डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे. इट्स गोइंग टू बी 3B अपॉन 2 C upon minus of 3 plus 2 minus 1. Fine. A by 2 equals to B by A by 3 equals to B by 2 equals to C by minus 1. Further you are going to discuss about this A, B, C जो x, y, z के कोएफिशिएंट हमने प्लेन की इक्वेशंस में लिए थे, वो प्लेन के नॉर्मल के बारे में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट. लेकिन अभी तो हम जस्ट केवल इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट कर रहे हैं. यू कैन टेक इट इक्वल्स टू लैम्डा एंड यू कैन सेटिस्फाई दैट इन द गिवन इक्वेशन. सो इट इज गोइंग टू बी, और लैम्डा कैंसिल हो जाएगा बिकॉज इन द राइट हैंड साइड इट्स इक्वल्स टू 0. सो आई कैन डेफिनेटली राइट लाइक 3 times x minus 1 plus 2 times y minus 2 plus minus 1 times z minus 3 equals to 0. 3x plus 2y minus z is equals to, that's minus 3 minus 4 minus 7 is there, and then plus 3 4. वो चेक कर लें जरा 2, 2, 6 सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है इसको. मतलब 2, 2, 6 6 plus 4 10 minus 6 4, it is satisfying. 2, 2, 6 is clearly on that plane. We can definitely say that these 4 points are coplanar points. I think सभी लोगों को क्लियर होगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, कहीं कोई दिक्कत नहीं. इट इज रिक्वायर्ड, बेसिक है लेकिन रिक्वायर्ड है.